आइए बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचिकर चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स, जो कि क्लास 9th का चैप्टर है। और पॉलिनॉमियल के नाम से ही हमको क्लास 10th में ही भी पढ़ना पड़ता है, यद्यपि मैटर अलग होते हैं। क्लास 9th में पॉलिनॉमियल जब हम सीखते हैं तो वहाँ हमारी शुरुआत होती है पॉलिनॉमियल सीखने की। तो आइए चलते हैं, हम शुरुआत में आपको बताते हैं कि पॉलिनॉमियल का मतलब क्या है, बहुपद का मतलब क्या है, कौन से एक्सप्रेशन बहुपद होते हैं, कौन से एक्सप्रेशन बहुपद नहीं होते हैं। इस विषय पर हम बात करेंगे। इसके पहले हम यह बात कर लें कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और नॉन वेरिएबल क्या होता है। नॉन वेरिएबल को हम कांस्टेंट भी कहते हैं। जैसे मैंने लिखा कि y इक्वल टू 2x, ये मैंने आपके सामने लिखा, एक इक्वेशन लिखा y इक्वल टू 2x। अगर मैं इसमें x की वैल्यू बदलूँ, अगर x की वैल्यू चेंज कर दूँ, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ मैं 1 रख रहा हूँ, x की वैल्यू 1 रख दिया तो y की जो वैल्यू होगी वो 2 आएगी। अगर x की वैल्यू मैंने 2 रख दिया तो y की वैल्यू 4 आएगी। x की वैल्यू मैंने 3 रख दिया तो y की वैल्यू 6 आएगी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि x की वैल्यू बदलने पर y की वैल्यू बदल रही है। अगर मैं दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि x y पर निर्भर है और y x पर निर्भर है तो कोई गलत बात नहीं है। तो जब ये निर्भरता हो, जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, जिसका मान बदला जा सके, तो वो चर कहलाता है, वो वेरिएबल कहलाता है। लेकिन यहाँ आप देखिए 2 को मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, 2 जैसा है वैसा ही है, चाहे x की प्लेस पर कोई भी आ जाए, लेकिन 2 की वैल्यू जो है वही रहेगा। तो कुछ मतलब हम इक्वेशन में जो कुछ नेम आएंगे, जैसे a आ गया, b आ गया, c आ गया, तो वो कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। जैसे कोई डिजिट आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, इनफाइनाइट जो भी आ गया, तो वो कांस्टेंट माना जाता है। लेकिन जो वेरिएबल निर्भर हैं, जैसे x y के ऊपर निर्भर है, y x के ऊपर निर्भर है, या जिसका मान हम बदल सकें, तो वो चर कहलाता है, वो वेरिएबल कहलाता है। और जिसका मान न बदल सके वो कांस्टेंट कहलाता है। तो अब हमारी अगली बारी है ये कि बताने की कि आप ये बताइए कि सर पॉलिनॉमियल कौन होता है और कौन पॉलिनॉमियल नहीं होता है। तो पॉलिनॉमियल वो होता है जिस वेरिएबल का पावर होल नंबर में हो, जिस वेरिएबल का पावर निगेटिव ना हो, या दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ आपको याद करने के लिए, तो कह लीजिए कि वेरिएबल का जो पावर है, चर की जो घात है, वो भिन्नात्मक और ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अगर भिन्नात्मक और ऋणात्मक है, ध्यान दीजिए, चर की घात अगर भिन्नात्मक और ऋणात्मक है तो वह एक्सप्रेशन, वह इक्वेशन, वह सर्वसम्मिका बहुपद नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा कि x² + 2 √x + 6, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ x के ऊपर क्या है, पावर भिन्न है। कैसे भिन्न है भाई? हम जानते हैं अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 होती है। तो इसका x देखिए, यहाँ x तो होल नंबर है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, 1/2 है, तो फ्रैक्शन में आ गया। तो इसलिए यह एक्सप्रेशन जो दिया गया है वह पॉलिनॉमियल नहीं है। लेकिन अगर ये लिखा है कि x² √2x + 6, यहाँ अंडर रूट कांस्टेंट पर अंडर रूट लगा दिया है, तो कांस्टेंट पर जब अंडर रूट लगा है तो वह वेरिएबल हो, वह पॉलिनॉमियल होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है यह है कि वह पॉलिनॉमियल तब नहीं होगा जब वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में हो या निगेटिव में हो। तो यहाँ वेरिएबल की पावर तो फ्रैक्शन में है नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अब देखिए जैसे x पावर -2 + 5 6x - 5, कुछ भी लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ वेरिएबल पावर क्या आ गई, माइनस आ गई, -2 आ गया, तो यह एक्सप्रेशन भी पॉलिनॉमियल नहीं है। तो इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल फीड कर लीजिए
कि अगर किसी एक्सप्रेशन, किसी इक्वेशन, किसी सरसंख्या का जो वेरिएबल पार्ट है उसका पावर अगर निगेटिव है, उसका पावर अगर फ्रैक्शन में है, तो वह पॉलिनॉमियल नहीं होगा। वह पूरा जो इक्वेशन है, पूरा एक्सप्रेशन है, पूरा सरसंख्या है, आइडेंटिटीज है, वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो चलिए, अब पहचान हमारी हो गई पॉलिनॉमियल क्या है। दूसरी बात ये पहचान है कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। बच्चों, कोफिशिएंट का मतलब ये होता है गुणांक। गुणांक मतलब जिससे गुणा किया गया है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि यहाँ यक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ यक्स का कोफिशिएंट क्या होगा। यक्स का कोफिशिएंट पूछने का मतलब है कि यक्स में किसका मल्टीप्लाई किया गया है। साइन सहित बोलना है तो यक्स में किसका मल्टीप्लाई किया गया है, 6 का। तो इसका जो कोफिशिएंट हो गया +6। अगर मैं पूछूं कि यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे कि सर कुछ नहीं है। तो जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है, क्योंकि जो जहाँ कोई नहीं सहारा देता है वहाँ कौन देता है, सबका मालिक एक। तो एक हर जगह उपस्थित है। तो यहाँ पर जो यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा बच्चों, 1 होगा, +1 होगा। क्या होगा, +1 लिखिए, वैसे 1 तो रहता ही है, +1। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपसे मैं पूछ लूँ कि यक्स स्क्वायर -x स्क्वायर -6x +5। अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बताएंगे हमको कि -1 है। अगर आपसे पूछूं यक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे -6 है। तो जिसका मैं कोफिशिएंट पूछूं उसमें जिस डिजिट से मल्टीप्लाई किया गया हो वही उसका कोफिशिएंट है होता है, बशर्ते हमको साइन के साथ बोलना है। अगर प्लस होगा तो प्लस के साथ बोलना है, माइनस होगा तो माइनस के साथ बोलना है। इस बात को ध्यान में रखें। आइए बच्चों, चलते हैं। हमारे हाथ में ये क्लास 9th की बुक है, ये देखिए क्लास 9th की बुक है मैथमेटिक्स की। आइए हम चलते हैं 2.1 पर, हम आपसे बातें करते हैं। बच्चों 2.1 में यह है कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer। बताइए कि कौन सा एक्सप्रेशन वह पॉलिनॉमियल है और कौन सा नहीं है, और अगर है तो उसका स्टेटमेंट दीजिए क्यों है, अगर नहीं है तो उसका भी स्टेटमेंट दीजिए क्यों नहीं है। तो यहाँ देखिए, पहला इक्वेशन है कि 4x स्क्वायर -3x +7। दूसरा है बच्चों y स्क्वायर = y² +√2। और तीसरा है 3√t + t√2। और चौथा है बच्चों y + 2y। और पाँचवा है x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। ये देखिए दिया है। अब हमको ये बताना है कि कौन सा इसमें कौन सा पॉलिनॉमियल है और कौन नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए पहला देखिए, वेरिएबल इसमें x है, x की पावर क्या है, भिन्नात्मक में है, ऋणात्मक में है, नहीं, दोनों नहीं है। तो ये लिख देंगे कि पॉलिनॉमियल है, दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनॉमियल। क्यों है भाई, पॉलिनॉमियल इसलिए है क्योंकि द पावर्स ऑफ वेरिएबल इज नॉट इन फ्रैक्शन एंड इन निगेटिव। उसका जो पावर है न तो फ्रैक्शन में है न तो निगेटिव में है। ठीक है, इस बात को लिख देना है, या तो होल नंबर में है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही चीज़ है, ये भी पॉलिनॉमियल है क्योंकि वेरिएबल पर पावर न तो निगेटिव है न तो फ्रैक्शन में है। यहाँ देखिए टी जो वेरिएबल है अंडर रूट में आ गया, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो इसलिए यह पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों नहीं है उसको भी बता सकते हैं आप। यहाँ देखिए ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से लिख देंगे, 2⁻−1। y को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो पावर निगेटिव हो गया तो पॉलिनॉमियल नहीं है। यहाँ देखिए सबके पावर पॉजिटिव हैं, होल नंबर में है, तो क्या है, पॉलिनॉमियल है। तो ये
फिफ्थ वाला भी पॉलिनॉमियल है। क्यों है कि नहीं है, दोनों बातें मैंने आपको बताया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में यह कहा जा रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कोफिशिएंट लिखिए। जैसे पहला है 2 + x² + x, कह रहे हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए आप। तो मैंने आपको बताया जिसका कोफिशिएंट पूछे उसमें किसका मल्टीप्लाई किया गया है वही लिख दीजिए। जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया गया x में, कोई नहीं दिख रहा है तो 1 लिखिए आप। जैसे दूसरे में कह रहा है कि 2 - x² + x³। अब एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई किया गया है किसका मल्टीप्लाई किया गया, साइन के साथ बोलना है, इधर +1 और इधर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर में जिसका मल्टीप्लाई किया गया है उसको बता दीजिए। तीसरे में π/2 होगा और चौथे में है ही नहीं एक्स स्क्वायर। जब है ही नहीं तो वहाँ 0 लिख देंगे हम, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक बाइनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें 2 टर्म हों, 2 पद हों, एंड ऑफ अ मोनोनॉमियल ऑफ डिग्री 100। एक जो है बाइनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोनॉमियल लिखिए जिसकी डिग्री 100 हो। बच्चों आइए पहले ये जान लें कि डिग्री क्या होती है। डिग्री, घात जिसे हिंदी में कहते हैं हम। डिग्री का मतलब होता है कि द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। यक्स की सबसे बड़ी घात, यक्स की सबसे बड़ी पावर जो कि वेरिएबल में दिया हो, जो कि मतलब कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो कि उस एक्सप्रेशन में दिया हो या उस इक्वेशन में दिया हो, तो वो पावर होती है। जैसे अगर मैं इसमें पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। किसका देखना है, वेरिएबल का देखना है और किसी का नहीं देखना है। तो x की पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री हो गई 2। अगर इसके पूछूं तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, 3 है, तो इसकी डिग्री हो गई 3। तो जो मैक्सिमम पावर होती है वही डिग्री होती है वेरिएबल की। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि गिव एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण दीजिए आप बाइनोमियल डिग्री 35। लीजिए भाई, मैं 35 डिग्री का लिख दिया और यहाँ पर y भी लिख दिया, क्योंकि वो कह रहा है कि बाइनोमियल हो, 2 टर्म हो उसमें, तो 2 टर्म लिख दिया। अब यहाँ मैं 3 लिखा हूँ, आप 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, ना लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि आप ये बताइए कि मोनोनॉमियल बताइए 100 डिग्री हो। चलिए 4 पावर 100 लिख दिया, एक टर्म है और पावर भी 100 है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आपकी इच्छा, चाहे 4 लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए, क्या लिखना है आपको लिखिए, लेकिन वेरिएबल के पावर 100 रहे, यहाँ वेरिएबल के पावर 35 रहे, इस बात को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखिए अभी मैंने बताया कि डिग्री क्या होता है और एक क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने, तो बताना है कि डिग्री क्या है। तो चलिए एक बता देते हैं, बाकी आपको करना है। 5x³ + 4x² + 7x। बताइए द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है इस एक्सप्रेशन में, क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो क्या मिला हमको, 3 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। तो यहाँ लिख देंगे डिग्री, जो डिग्री है वो 3 आ गई, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही सबको आपको बताना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो केवल 3 दिया है, तो हम x पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 तो रहेगा ही, मैंने बताया कि हर जगह 1 है। तो x पावर 0, तो इसकी जो डिग्री हो गई वो क्या हो गई, 0। तो यहाँ लिखेंगे डिग्री 0। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। कह रहे हैं बताइए कि कौन लीनियर है, कौन क्यूबिक है और कौन क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो,
जिस इक्वेशन या एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, द्विघात कहते हैं, और जिसका मैक्सिमम पावर 3 है उसे क्यूबिक कहते हैं, त्रिघात कहते हैं, और लीनियर में एक घात होती है। तो पहले इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दिया है कि क्वेश्चन नंबर 5 की बात मैं कर रहा हूँ। पहले में दिया है x स्क्वायर प्लस x, तो बताइए क्या है मैक्सिमम पावर, क्या है डिग्री, क्या है इसकी 2 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, एक्सप्रेशन ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, x माइनस एक्स क्यूब है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गई 3 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस एक्स है, तो x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो लीनियर हो जाएगा। तो जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है वहाँ लीनियर लिखिए, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो वहाँ क्वाड्रेटिक लिखिए, और जिसकी मैक्सिमम पावर 3 है तो वहाँ क्यूबिक लिखिए। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं 2.2 पर और हम बात करते हैं कि 2.2 में क्या मैटर है। इसको इरेज कर देता हूँ। बच्चों 2.2 में हमसे मैटर ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। ये गिवन जो एक्सप्रेशन है, पहला क्वेश्चन का गिवन जो एक्सप्रेशन है वो है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो हमको निकालना है ऐट, पहला दिया है x इक्वल टू 0 पर, दूसरा दिए हैं x इक्वल टू -1 और तीसरा दिए हैं x इक्वल टू 2, ये दिए हैं। तो हमसे ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो बहुपद, जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसकी वैल्यू क्या होगी, किस पर, x बराबर 0। यदि हम जो पॉलिनोमियल है वहाँ जहाँ जहाँ x है अगर मैं 0 रख दूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो पहले तो हम इसको मानेंगे कि लेट माना कि p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ऐसा मान लिया मैं, ठीक है। तो चलिए x बराबर 0 कह रहे हैं तो इसको लेते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लिखिए, 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। बच्चों ध्यान दो, अगर 4x लिखा है, 5x लिखा है, कोई अंक वेरिएबल के साथ लिखा है तो उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है जो कि छिपा रहता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर 0 तो 4 का भी 0 प्लस 3। तो p ऑफ 0, इसे पढ़ते हैं बच्चों p ऑफ 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 3, ये आंसर आ गया 3। ऐसे ही आपको x इक्वल टू -1 रखना है, 2 रखना है, तो सबकी वैल्यू फाइंड करना है। जैसे मैं आइए देखते हैं कि p इक्वल टू क्या रखता हूँ, -1 रखता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू -1, 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो बच्चों ये हो जाएगा 5 1 जा 5, -5 माइनस 4, किसी भी नंबर का स्क्वायर करें अगर वो निगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। क्यों पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि -2 बार आएगा। -1 का मतलब हुआ कि -1 इंटू -1, तो -2 बार आया, और हम पढ़ते अभी चले आ रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 1 प्लस 3। तो बच्चों ये हो जाएगा -5 -4 प्लस 3। तो पहले हम ऐड करते हैं, तो -5 -4 -9, और ये हो जाएगा प्लस 3, और जब हम माइनस करेंगे तो आएगा -6, तो इसकी वैल्यू आ गई -6। तो ऐसे ही हम सारे वैल्यूज रखेंगे और निकाल लेंगे। आइए बच्चों, हम अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 2 की। 2 भी सेम टू सेम वैसा ही है, जैसा कि ये p नहीं माना था पहले में, मैं p माना, इसके बाद वैल्यू पुटअप किया। अब दूसरे क्वेश्चन में इसको अपने गलती का सुधार हुआ, कहा कि भाई पहले क्वेश्चन में तो p नहीं माना मैं, दूसरे में मुझे मानना चाहिए। तो दूसरे में p माना है और p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन उसका भी करते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखते हैं।
पी ऑफ वाई इक्वल टू दिया है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये दिया है। हमसे कह रहा है कि इसमें सारी वैल्यूज निकालिए। कौन कौन सी वैल्यूज निकालना है? पी ऑफ 0 भी निकालना है, पी ऑफ 1 भी निकालना है, पी ऑफ 2 भी निकालना है। ये तीनों वैल्यूज निकालना है और सब में निकालना है। ऐसा नहीं किसी एक में निकालना है, सब में निकालना है, सबका निकालना है एक ही में। तो पहले निकालते हैं पी ऑफ 0, तो यहाँ रख देते हैं 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो पी ऑफ 0 की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई, ये देखिए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर नहीं, इसी में अब पी ऑफ 1 निकालते हैं। यहाँ 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ए 1 कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। तो मतलब पी ऑफ 1 की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। अब देखिए बच्चों, पी ऑफ 2 निकालिए। पी ऑफ 2, इसमें जहाँ जहाँ है उसका 2 लिखिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ए हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1। देखिए पहले प्लस प्लस ऐड करते हैं, पहले माइनस ना कर दीजिए नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। 4 और 1 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो बच्चों पी ऑफ 2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 3 आ गई। तो जो एक इक्वेशन दिया है उसमें हम तीनों की वैल्यू पुटअप करेंगे और तीनों की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। यही काम हम सब में करेंगे। दूसरा जब इक्वेशन लेंगे उसमें भी तीनों निकालेंगे, तीसरा लेंगे उसमें भी तीनों निकालेंगे। जो जो दिया है बिल्कुल निकालेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि सर इसमें दूसरा का तीसरा हार्ड है, तीसरा का चौथा हार्ड है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आप कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है आप नहीं कर पाएंगे। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन है x माइनस 1 x माइनस 2, उसमें भी रखिए, रखने के बाद मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आप वेरीफाई करिए कि जो इक्वेशन दिया गया है उसके सामने x की वैल्यू भी दी गई है, तो क्या जो वैल्यू दी गई है वह उसका जीरोज है कि नहीं। जीरोज का हिंदी होता है बच्चों शून्यक। शून्यक का मतलब है कि उसका एक फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर का मतलब ये हुआ कि जो उसमें x आया है y आया है उसका वैल्यू है कि नहीं है, इस बात को पूछ रहा है। देखिए अगर जैसे मैं कहूँ कि x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है, तो इसका स्क्वायर अगर हम बनाएं तो x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान x b का मान 3, और ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बराबर 0 कर दूँ तो x बराबर -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि x बराबर, इस इक्वेशन को मैं सिर्फ सॉल्व किया तो x का मान क्या आया? -3 आया। कितना आया? -3 आया। अब मैं थोड़ा सा अपोजिट आपसे बात कर रहा हूँ कि क्या इस समीकरण का जो सलूशन है -3 है, या जो x का जो मान आया उसे हम जीरोज भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं, वैल्यू भी कहते हैं। तो x का जो वैल्यू है -3, इसका सलूशन है कि नहीं है, इस बात को आप बताइए। तो कब सलूशन होगा, कैसे जानेंगे? जो x की वैल्यू -3 आया है, अगर यही वैल्यू, यही जीरोज उठाकर हम उस एक्सप्रेशन में रख दें x के जगह, और आंसर 0 आ जाए, तब तो उसका सलूशन है। और आंसर 0 नहीं आया, सलूशन नहीं है। आंसर 0 का मतलब यह है कि रिमाइंडर 0 आ जाए। तो चलिए रखते हैं x = -3 रखते हैं इसमें। चलिए -3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 6 × -3 प्लस 9, 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस, देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो इसके बाद यहाँ जो है क्या हो जाएगा -6 3 जा 18 प्लस 9, तो +9 + 9 18 हो जाएगा +18, और यहाँ -18, ये दोनों कैंसिल हो क्या आ गया? 0 आ गया। तो 0 आ गया तो इसलिए क्या है कि -3 जो है वो दिए गए एक्सप्रेशन का सलूशन है।
अगर जीरो ना आता तो सोल्यूशन नहीं है। तो चलते हैं आगे और इस बात को हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि P ऑफ x 3x + 1 x इक्वल टू क्या है -1/3। कह रहे हैं कि इस इक्वेशन का x बराबर -1/3 जो जीरोज है वो सोल्यूशन है कि नहीं है, इस बात को बताइए। तो कब सोल्यूशन होगा बच्चों? जब हम x की वैल्यू x के जगह ये दिया गया है इक्वेशन, इसके जगह x के जगह हम -1/3 रख दें। x की जगह क्या रख दें? -1/3 रख दें और सॉल्व करने के बाद जीरो आ जाए, शून्य आ जाए, तो समझिए कि सोल्यूशन है। और नहीं जीरोज है और नहीं आया तो नहीं है। चलिए रख के देखते हैं। विच इज इम्प्लाइज P ऑफ x की जगह -1/3 इक्वल टू 3 × -1/3 + 1। ये देखिए 3 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? -1 + 1, ये कैंसिल हो गया, ये भी, तो जीरो आ गया। जीरो आ गया तो जीरोज है, शून्यक है, और नहीं आया तो नहीं है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे हेंस x इक्वल टू -1/3 इज अ जीरोज ऑफ, किसका जीरोज है? गिवन एक्सप्रेशन, या कह दीजिए आप P ऑफ x, पूरा इक्वेशन ही लिख दीजिए, 3x + 1, इसका जो है सोल्यूशन है। यही काम सब में करना है, सेम टू सेम, कोई अलग काम नहीं करना है। चलिए एक और हम आपको बताते हैं जो कि आपको लगेगा कि हार्ड है, वही मैं ढूंढ कर लगाता हूँ। बच्चों इसमें मैं देखता हूँ जो अंडर रूट वाला है उसको बताता हूँ आपको। जैसे इसमें पहले 6 बताता हूँ। ये है P ऑफ x इक्वल टू है LX + m, और x इक्वल टू दिया है -m/l। चलिए m/l लिखते हैं, जहाँ जहाँ क्या है, जहाँ जहाँ x है। विच इज इम्प्लाइज P ऑफ -m/l इक्वल टू l इंटू x लिखते हैं। x की जगह -m/l + m, केवल x के प्लेस पर लिखेंगे क्योंकि x का ही तो वैल्यू दिया है। अब l से l कैंसिल हो गया, तो ये हो गया क्या बच्चों? m + m -m + m, ये भी कैंसिल हो गया तो जीरो आ गया। तो यहाँ लिख देंगे हेंस x इक्वल टू -m/l इज अ जीरो ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब अंडर रूट वाला बता देता हूँ। ये देखिए दिया है, ये दिया है P ऑफ x इक्वल टू 3x² -1, और बच्चों दिया है कि x बराबर दिया है -1/√3 और 2/√3। ये देखिए ये कह रहे हैं कि कौन सोल्यूशन है कौन नहीं है। तो पहले को रखते हैं। तो P ऑफ -1/√3, तो ये हो जाएगा 3 × -1/√3, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया -1, तो 3 × स्क्वायर करिए तो माइनस हट जाएगा तो 1 आएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाता है। तो -1 यहाँ देखिए इससे कैंसिल हो गया तो 1 -1 आ गया, ये कैंसिल हो गया तो जीरो आ गया। तो हम लिखेंगे हेंस x इक्वल टू -1/√3 इसका सोल्यूशन है, इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब देखिए इसको भी चेक करते हैं, क्या ये भी है, यहाँ चेक कर लेते हैं। तो P ऑफ बच्चों है 2/√3 इक्वल टू, इक्वेशन हमारा दिया गया है 3x², x की जगह लिखेंगे 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 × 2 2 = 4/3 लिखेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, -1 ये कट गया तो 4 - 3 4 - 1, तो ये क्या हो गया 3 आ गया। तो देखिए जीरो नहीं आया, ये जीरो नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे कि हेंस 2/√3 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इज नॉट जीरोज ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस बात को हम लिख देंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है
कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कह रहे हैं कि आप जो है जो फॉलोइंग केसेस दिए गए हैं उसमें जीरोज बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 पहला है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। इसमें बताइए इसका जीरोज क्या है। बच्चों जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि चूंकि अपने से हमें कंसीडर करते हैं पी ऑफ एक्स, किताब वाला भी तो अपने से माना है, कंसीडर किया है कि मान लीजिए कि कोई इक्वेशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो अपने से जो माना जाता है उसको हम जीरो भी बना सकते हैं भाई, चूँकि अपने से माने हैं। तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए, जीरोज निकालने के लिए इसको हमको जीरो करना पड़ेगा, पी ऑफ एक्स को जीरो करना पड़ेगा। पी ऑफ एक्स हो, जी ऑफ एक्स हो, आर ऑफ एक्स हो, जो भी दिया हो। तो यहाँ लिखेंगे विच इज एम्प्लाइज इफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। यदि पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, देन एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो। देखिए इसकी जगह मैं जीरो रख दिया, इसको इधर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, -5। ध्यान दीजिए कि मैं जीरो इधर क्यों नहीं लिखा, उधर क्यों लिखा। इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि जिसकी वैल्यू हमको निकालना होता है, जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालना होता है, उसको हम कोशिश करते हैं कि लेफ़्ट साइड में रखें। और लेफ़्ट साइड पर जब हम रखते हैं और इसके बाद जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसके पास जो भी रहता है उसको राइट साइड में भेज देते हैं। इसके पास कोई नहीं रहना चाहिए 1 के अलावा, तो तब उसकी माना जाता है कि उसकी वैल्यू आ गई। तो एक्स की जो जीरोज आ गया प्लस -1 आ गया। अब किसी का भी निकाल सकते हैं आप, जैसे आप निकाल लीजिए तीसरा का, मैं बता दे रहा हूँ, तीसरा का, थर्ड का। ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू है 2x प्लस 5। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा +5 है तो उधर -5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा -5, यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से x की वैल्यू आ गई। लास्ट वाला देखिए ज़रा, हम लास्ट वाला बता देते हैं आपको। जैसे दिया है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है cx प्लस डी। यहाँ दिया है C0 इक्वल टू 0, CD आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी दे सकता है। तो इफ़ यहाँ लिखेंगे इफ़ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो cx प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा 0 बच्चों, और cx बराबर हो जाएगा -d, और x बराबर जो हो जाएगा वो -d/, यहाँ इंटू है तो c हो जाएगा। इस प्रकार से हमको वैल्यू फाइंड हो जाएगी x की। तो सब में यही करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। और इस प्रकार से आपका एक कंप्लीट होता है बच्चों 2.2। अब हम चलते हैं 2.3 की बात करते हैं। तो चलिए 2.3 की बात करते हैं। बहुत ही छोटा है, केवल 3 क्वेश्चन है। बच्चों 2.3 में पहला क्वेश्चन ये कर रहा है हमसे, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई। देखिए कह रहे हैं कि x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड हो रहा है। पहला नंबर दिए हैं कि x प्लस 1 से डिवाइड है, और दूसरा नंबर दिए हैं कि x माइनस 1/2 से डिवाइड है। तीसरा नंबर दिए हैं कि x से डिवाइड है। चौथा नंबर दिए हैं x प्लस पाई से डिवाइड है। पाँचवा नंबर दिए हैं कि 5 प्लस 2x से डिवाइड है। तो जब इससे डिवाइड है तो आप बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या है। तो डिवाइड का मतलब यह है कि इससे जब हम इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा, मतलब कि रिमाइंडर जो आएगा उसको बताइए आप। चलिए बताते हैं। अब देखिए पहला नंबर की बात करते हैं। बिकॉज x प्लस 1, x प्लस 1 से कह रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो x प्लस 1 मान लिया कि इसका एक फैक्टर है,
मैं मान लिया जो दिए हैं x+1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कंसीडर कर लिया मैंने कि x+1 इज़ द फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो अगर फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है x+1 + 1 = 0 फैक्टर है, इज इफ x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन का फैक्टर है, अगर मैं मानता हूँ, देन x+1 = क्या होगा? 0, रिमाइंडर 0 आएगा, विच इज इम्प्लाइज x = क्या हो जाएगा? -1। तो x की जो वैल्यू आएगी -1 आएगी। अगर x+1 इसका फैक्टर है तो चलते रखते हैं उसमें, विच इज इम्प्लाइज जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। तो -1 का क्यूब प्लस 3 × -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 + 1, विच इज इम्प्लाइज -1 का क्यूब करेंगे तो जब पावर आड में होता है, मतलब विषम संख्या में होती है, तो माइनस जीवित रहता है, मतलब माइनस गायब नहीं होता है, क्योंकि 3 माइनस है, 2 माइनस तो -1 प्लस हो जाएगा, लेकिन एक तो बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा +3, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर है, प्लस यहाँ देखिए माइनस रहेगा, -3 + -3 और +1, यहाँ देखिए प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया? रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। इसका जो रिमाइंडर आ गया वो क्या आ गया? 0 आ गया। जरा आंसर हम लोग देख लेते हैं कि क्या रिमाइंडर इसका 0 आया कि नहीं आया 0। बच्चों ये 2.3 है, 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो हाँ, दिया है आंसर कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो बच्चों सेम टू सेम यही घटना जो है हमको सब में करना है, यही काम इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। चलिए एक बार हम पाई करके दिखा देते हैं आपको, पाई करते हैं, क्योंकि आपके मन में आएगा कि थोड़ा सा पाई जो है कैसे होगा। तो चलते हैं पाई वाला करते हैं। बच्चों थर्ड वाली की बात करते हैं, जो सॉरी फोर्थ बात करते हैं कि इसमें ये दिया है कि इफ x + पाई इज अ फैक्टर, अगर x + पाई फैक्टर है, देन x + पाई = 0, तो x = क्या हो जाएगा? -पाई। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे? -पाई लिखेंगे। तो चलते हैं -पाई लिखते हैं। तो -पाई का क्यूब प्लस 3 × -पाई का स्क्वायर प्लस 3 × -पाई + 1। तो पाई का क्यूब करेंगे तो पाई का क्यूब तो होगा, लेकिन माइनस यहाँ रहेगा। यहाँ देखिए स्क्वायर हो गया तो माइनस हट जाएगा, तो हो जाएगा 3π²। तो यहाँ बच्चों भी -3π हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कोई एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहा है, और न तो उसको और हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा कि यही इसका फैक्टर है, यही इसका रिमाइंडर है, सॉरी यही इसका क्या है? रिमाइंडर आ जाएगा। और आंसर भी मैं चेक कर लेता हूँ कि आंसर क्या दिया है। हाँ, आंसर भी यही दिया है। ठीक है बच्चों, सब में यही करना है आपको। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय इतना। कह रहे हैं कि अगर इतने से डिवाइड हो तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द रिमाइंडर इफ x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाई x - a। अगर x - a से डिवाइडेड है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इस बात को बताइए। तो वही बात जो अभी ऊपर हमने किया कि इफ़ x - a इज अ फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन,
अगर गिवन एक्सप्रेशन का फैक्टर है देन तब क्या होगा, देन x माइनस ए इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आएगा, विच इज एम्प्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा a। तो जहाँ जहाँ x है बच्चों वहाँ हमको क्या लिखना है, a लिखना है गिवन एक्सप्रेशन में। तो विच इज एम्प्लाइज x की जगह मैंने a क्यूब लिख दिया माइनस a इंटू ए का स्क्वायर लिख दिया प्लस 6 इंटू ए लिख दिया माइनस ए लिख दिया, विच इज एम्प्लाइज ए क्यूब माइनस, यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर है और पावर 1 है तो मल्टीप्लावर में जब मल्टीप्लाई करते हैं और बेस बराबर होता है, आधार बराबर होता है तो घाते जुड़ जाती हैं, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 6a हो जाएगा माइनस a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, और 6 में से घट जाएगा तो ये आ जाएगा 5a, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं, देखते हैं इसका आंसर आया कि नहीं। आंसर ज़रूर देख लेते हैं क्योंकि जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल आया है आंसर। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है चेक करिए कि वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ इतना, ये फैक्टर है कि नहीं है। वही का बात वही है, केवल घुमा कर पूछ रहा है दूसरी बात। हम ये कह रहा है कि चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, ये पूछ रहा है क्या ये फैक्टर है कि नहीं है। तो अगर ये फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। इफ 7 + 3x इज अ फैक्टर, अगर वो फैक्टर है ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, अगर गिवन एक्सप्रेशन का फैक्टर है देन तब क्या होगा, 7 + 3x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो 7 इक्वल टू क्या होगा, -3x होगा। अब इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, तो -3x इक्वल टू हो जाएगा 7, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिसमें वेरिएबल पार्ट हो, जिसकी वैल्यू निकालना हो तो उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7/3। बच्चों माइनस को ऊपर लिखो, नीचे लिखो, बीच में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथमेटिक्स इसके लिए हमको छूट दिया है। तो x इक्वल टू आ गया -7/3, और जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए बच्चों 2.3 कंप्लीट होता है। आइए अब चलते हैं 2.4 पर। आइए बच्चों अब हम 2.4 की बात करते हैं। 2.4 इस चैप्टर का बैकबोन कह लीजिए, मतलब एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। बच्चों 2.4 का पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 अ फैक्टर। तो इस बात को बताइए कि x + 1 किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इस बात को आपको बताना है। तो फैक्टर का मतलब क्या है बच्चों, फैक्टर का मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 आएगा तभी तो फैक्टर होगा। जैसे मैंने कहा कि 6 2 का फैक्टर है कि नहीं है, तो 2 3 जा 6 कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो इस बात को हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 अ फैक्टर। तो यहाँ लिखेंगे इफ़, यहाँ लिखेंगे इफ, पहला क्वेश्चन, इफ़ x + 1 इज द फैक्टर ऑफ पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिखेंगे इज द फैक्टर ऑफ x³ + x² + x + 1। अगर इसका ये फैक्टर है देन तब क्या होगा, x + 1 इक्वल टू 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर हम -1 रखें और आंसर 0 आ जाए तब तो फैक्टर है, और नहीं तो फैक्टर नहीं है। तो चलते हैं, रखते हैं, विच इज इम्प्लाइज, यहाँ इसको मान लेते हैं p ऑफ x इक्वल टू, तो p ऑफ -1 इक्वल टू लिखते हैं तो -1 का क्यूब
प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं अब, विच इज इम्प्लाइज -1 का क्यूब -1, स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाता है और प्लस माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ देखिए, यहाँ पर +1 -1 और +1 -1 से कैंसिल हो गया और p ऑफ -1 की जो वैल्यू हो गई वो 0 हो गई। तो लिखेंगे हैंस x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इक्वल टू x³ + x² + x + 1। ये आंसर हो जाएगा। अगर फैक्टर है तो उसकी जो वैल्यू है उस रखने पर वो 0 आ जाएगा। यही काम सब में करना है, पूरे क्वेश्चन में ही करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 4 बताते हैं, पहले का 4 बताते हैं, क्योंकि इसमें अंडर रूट है, थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले लीजिए आप। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पहले का चौथा क्वेश्चन है कि इफ़, यहाँ लिखेंगे इफ़ x + 1 इज द फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, चौथे नंबर का। चौथा नंबर क्या है, p ऑफ x इक्वल टू है x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 प्लस √2, यहाँ x है प्लस √2 है। इसका फैक्टर है कि नहीं है? अगर वो फैक्टर है बच्चों, अगर वो फैक्टर है देन x + 1 इक्वल टू 0। x बराबर क्या होगा, -1 रखें, विच इज इम्प्लाइज p ऑफ -1। जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 लिखिए। तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2, x का मतलब -1 प्लस √2। तो अगर बच्चों इसकी वैल्यू 0 आ गई तब तो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्यूब है तो -1 रहेगा ही, स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा। और यहाँ पर देखिए -1 को, यहाँ देखिए a माइनस है, a माइनस है, ध्यान रखिएगा, a माइनस है, a माइनस है, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर इसको हम अंदर ले जाते हैं, पहले एक को ले जाते हैं, पहले एक इसको ले जाते हैं -1 को, इसको बाहर रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा -2 और -√2, ये हो जाएगा प्लस √2। बारी बारी से अंदर ले जाइए, नहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। -1, अब इसको ले जा रहे हैं अंदर, इसको, ये माइनस क्या हो जाएगा, +2, ये यहाँ भी प्लस हो जाएगा √2 और प्लस √2, चूँकि ये ब्रैकेट बाहर, उससे तो मतलब है नहीं। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर क्या है कि p ऑफ -1 इक्वल टू हो जाएगा -2 + 2, देखिए -2 प्लस √2 प्लस √2, देख रहे हैं आप। यहाँ पर क्या है, कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन ये नहीं कैंसिल हो रहा है। तो p -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 √2। 0 नहीं आया, अतः x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस बात को लिख देंगे। जरा आंसर भी हम चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर है 4, नहीं तो बिल्कुल मैं सही लिखा हूँ। यहाँ ए भी लिखा है आंसर में कि डज नॉट इक्वल टू 0, कि 0 के बराबर नहीं है। तो हेंस द x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन या इक्वेशन जो भी लिखा है वहाँ, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब हम 2 की बात करते हैं। कह रहे हैं यूज़ द फैक्टर थियरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वही चीज़ है, सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, आपको घबराने की बच्चों कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी कह रहा है कि फैक्टर है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन उसमें भी बताते हैं आपको, जिससे आप बिल्कुल परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखें। ये कह रहे हैं कि दिया है कि p ऑफ x इक्वल टू दिया है बच्चों 2x³ + x² -2x - 1, और g ऑफ x जो दिया है, g ऑफ x
वो दिया है x+1, ये दिया है। कह रहे हैं कि जी ऑफ एक्स जो है वो फैक्टर है कि नहीं इसका। इफ़ यहाँ लिखेंगे इफ़ जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अगर जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है तब क्या होगा, देन जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, विच इज एम्प्लाई जी ऑफ एक्स वैल्यू क्या है, x+1 है बराबर 0, विच इज एम्प्लाई x बराबर क्या होगा -1। तो x बराबर -1 ये जो पी ऑफ एक्स दिया है इसका फैक्टर होना चाहिए। चलिए रखते हैं पी ऑफ एक्स में, विच इज एम्प्लाइज पी ऑफ -1 2x³ x³ का मतलब क्या हुआ, -1 का क्यूब प्लस x² मतलब -1 का स्क्वायर -2 का मान -1 तो P ऑफ -1 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1 का क्यूब -1 प्लस स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा -+2 -1। देखिए 2 × 1 = 2 -2 हो गया और प्लस 2 और 1 यहाँ देखिए, या तो -1 + 1 से कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ भी +1 2 1 से कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो हैंस 0 आना चाहिए अगर फैक्टर हो तो। हैंस क्या लिखेंगे, हैंस जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। जो जी ऑफ एक्स है वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। यही काम सब में करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने क्वेश्चन हैं 2 3 4 जो भी है सब में यही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में यह बात बोल दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x-1 इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। x-1 जो है अभी तो पूछ रहा था फैक्टर है कि नहीं है, अब कह रहा है फैक्टर है, इसका मतलब बराबर 0 आप लिख दीजिए रिमाइंडर। इफ़ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, सब में के की वैल्यू बताइए आप अगर फैक्टर है तो। चलिए इसको मिटाते हैं पहले। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि दिया है, गिवन है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू x² + x + k, ये दिया है। कह रहा है इसमें k की वैल्यू बताइए। इफ़ फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अगर पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर है तो k की वैल्यू बताइए। देन विच इज एम्प्लाइज x-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि फैक्टर है। विच इज एम्प्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखें, 1 रखें। किस में, पी ऑफ एक्स में। तो विच इज एम्प्लाइज पी ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर +1 + k इक्वल टू 0, क्योंकि भाई रिमाइंडर 0 आ रहा है। विच इज एम्प्लाइज तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 2k इक्वल टू 0। विच इज एम्प्लाइज तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा तो उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो k की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 आ गई। पी ऑफ एक्स की जगह मैं 0 क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि वो कह रहा है कि फैक्टर है। हमसे निकालने के लिए नहीं कह रहा है कि फैक्टर है कि नहीं है। अगर निकालने के लिए कहता तो पी ऑफ एक्स की जगह मैं 0 ना रखता। ये कह रहा है कि 0 है, इसलिए मैंने रिमाइंडर वहाँ 0 रखा। यही काम सब में करना है। एक अंडर रूट वाला बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं आपको। तो 3 में डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्टेटमेंट आपको ऐसे बनाना है। इसमें कह रहा है कि kx² - √2x + 1। अब रखना वही है सब जगह, x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 रखते हैं। यहाँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू लिख दीजिए और पी ऑफ 1 रखिए -√2 × 1 + 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो k माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, √2 + 1 इक्वल टू 0। तो इसको उधर ले जाइए तो k बराबर क्या हो जाएगा, √2 - 1। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो k की वैल्यू ये आ जाएगी। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं।
4 और 5 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं इस प्रश्नावली के। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये कह रहा है कि फैक्टराइज का मतलब होता है गुणनखंड कीजिए। मतलब गुणनखंड का मतलब होता है बच्चों जो गुणा किया गया है उसका खंड कीजिए, मतलब अलग अलग कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है कि 12x² - 7x + 1 इसका फैक्टर कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। बच्चों आपके लिए थोड़ी नई चीज़ नहीं है, ये क्लास 8th में आप पढ़ कर आए हैं, फिर भी आप सीखें इसको। बच्चों जैसे अगर इस टाइप का इक्वेशन दिया हो ax² + bx + c, इस टाइप का अगर इक्वेशन दिया हो, एक्सप्रेशन दिया हो, तो x का जो कोफिशिएंट है, x² का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, मतलब x² का जो गुणांक है और जो कांस्टेंट टर्म है दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसका हम फैक्टर करते हैं। उसका क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि 8 का फैक्टर करिए तो आप कहेंगे तुरंत फैक्टर करेंगे ऐसा, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तो 8 का फैक्टर हो गया 2 × 2 × 2, ये फैक्टर आपने कर लिया। तो वैसे ही AC का आप फैक्टर करेंगे और AC का फैक्टर ऐसा करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए, मतलब x का कोफिशिएंट आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर x का कोफिशिएंट आना चाहिए। कैसे? या जोड़ने पर या घटाने पर, दोनों कंडीशन में। लेकिन इस बात को हमको ध्यान रखना है कि साइन पर ध्यान रखना है। अगर माइनस है तो माइनस पर ध्यान रखना है, प्लस है तो प्लस पर ध्यान रखना है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए 12 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, जैसे यहाँ a × c किया तो क्या आ गया? 12 आ गया। कह रहे हैं 12 का ऐसा फैक्टर करिए कि 7 आ जाए, तो चलिए 12 का फैक्टर करते हैं। 12 का फैक्टर किया मैंने तो ये आ गया कितना? 6 आ गया, ये आ गया 3 आ गया और यहाँ 3 × 1 3 आ गया। तो 12 का बच्चों जो फैक्टर आया यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वो ये आ गया कि 2 × 2 × 3। ठीक है, अब देखिए 2 × 2 = 4, 3, 4 और 3 7, और 4 में से 3 घटाओ कितना आएगा? 1 आएगा, जबकि 1 नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। तो इसलिए हम इसको लेंगे 4 और 3 को लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4x² - 4x - 3x। अब ये जो किनारे हैं यहाँ जो हैं यहाँ हैं, इनसे कोई मतलब नहीं, सेम टू सेम लिख देंगे। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर ये बताइए आपने -4x - 3x क्यों लिखा? क्योंकि भाई मुझे -7x लाना है, माइनस माइनस रहेगा तभी तो माइनस आएगा, 1 + 1 माइनस होगा तो तुम घट जाएगा ना। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन लीजिए। कॉमन का मतलब ये है कि वह मैक्सिमम नंबर जिससे दोनों कट जाए, बोथ कट जाए। तो इसमें क्या है? 4 कॉमन है क्योंकि 4 से 12 कट जाएगा। इसमें क्या है? x कॉमन है, x दोनों में है, तो 4 × 3 = 12, 1 x बचा, माइनस पूरा ले लिया आप। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है लेकिन -1 ले लीजिए कॉमन, जहाँ कुछ नहीं कॉमन वहाँ 1 कॉमन होता है। तो यहाँ हो जाएगा 3x, माइनस चूँकि बाहर लिए हैं तो जो माइनस है प्लस हो जाएगा, जो प्लस है माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस था प्लस हो गया, जहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा। बच्चों ध्यान दो, यहाँ बड़ी अहम बात मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि अगर फैक्टर करते समय दोनों ब्रैकेट में ये जो वैल्यू आई है, ये 3x - 1, 3x - 1, जो यहाँ आए वही यहाँ आए, सेम टू सेम, तब तो समझिए कि हमारा फैक्टर सही है, और नहीं तो हमारा फैक्टर रॉन्ग है। इस बात को ध्यान में रखना है। साइन, यहाँ तक कि साइन भी नहीं चेंज होना चाहिए। तो देखिए सेम टू सेम आ रहा है, तो इसलिए ये 2 टर्म है, एक टर्म में दोनों में कॉमन क्या हुआ? 3x - 1, तो 3x - 1 कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या? 4x बचा, -1 बचा, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमको फैक्टर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x² + 7x
प्लस 3। अब यही है, जैसे इसका मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 7 कैसे आएगा, 6 का नाम 6, 6 एक 7, तो ये लिख देंगे 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। देखिए 7 को मैंने क्या लिख दिया, 6x प्लस x लिख दिया, तो वो 7 आ जाएगा। अब यहाँ कॉमन ले लीजिए, इन दोनों कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ कॉमन क्या है, 1 है, तो x प्लस 3। अब देखिए, अब दोनों में देखिए x प्लस क्या आया, यहाँ 2 3 जा 6 होगा, 3 लिखेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या, 2x प्लस 1, जो कि आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, बच्चों हम यही काम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए, तो 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब इसका फैक्टर करिए, यहाँ 6 36, 36 का खंड करिए, 5 आए। देखिए यहाँ गुणा यहाँ तुरंत करेंगे, 6 36 और 36 खंड करिए, कितना है, 5 आए। 9 चौक 36 और 9 में से 4 गए, 5, तुरंत आ गया। ऐसे ही आपको करना है लिखकर, तो यहाँ लिखना है 9x और माइनस 4x, 9 में से 4 गए 5, चूँकि प्लस बढ़ा के लिखेंगे तभी बड़ा साइन आएगा। अभी देखिए कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3x, क्योंकि 3 से 6 भी कट जाएगा और 9 भी कट जाएगा, तो 3 दूना 6x प्लस 3 त्रिका 9। यहाँ देखिए कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 दूनी 4x प्लस 2 तिहाई 6। देखिए सेम टू सेम आया ना दोनों ब्रैकेट में। अब दोनों ब्रैकेट में सेम है, जो सेम है वही कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या, 3x माइनस 2, और जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों देखिए इसमें चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा हम कह रहा है कि 3x² माइनस x माइनस 4। अब 4 तिहाई 12, 12 का खंड करिए, 1 आए, भाई वही तुरंत हो गया। देखिए वही याद करिए, जो दिया है वही खंड है, 4 तिहाई 12, 4 में से 3 गए 1, तो वही लिख दीजिए यहाँ पर। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x। देखिए इसको बड़ा लिखा, इसको छोटा लिखा, क्यों, क्योंकि बड़े वाले का ही साइन लिखा जाता है, और घटाएंगे तो बड़े वाले का साइन माइनस आएगा, जो कि ऊपर वाला आना चाहिए। इसको सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए, इस पर ध्यान रखना है हमको, और बाकी किनारे वाले जैसे हैं वैसे रहेंगे। इसमें दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, और 3x माइनस क्या बचा, 4। यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो 1 ले लीजिए, 3x माइनस 4। तो बच्चों ये दोनों में कॉमन क्या है, 3x माइनस 4 और x प्लस 1, जो कि हमारा फैक्टर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें भी फैक्टराइज दिया है करने के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। चलिए फैक्टर करते हैं। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x²। बचा क्या यहाँ, x बचा, क्योंकि 2 तो ले लिया, माइनस क्या बचा, 2 बचा। यहाँ देखिए -1 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 2 बचा। अब दोनों में देखिए x माइनस है, x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 बाहर ले लीजिए, तो बचा क्या, x² माइनस 1। तो बच्चों 1 का स्क्वायर तो हम अपने से लिख सकते हैं, तो x माइनस 2 हो गया। यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, क्योंकि हम जानते हैं कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ लिख दिया x प्लस 1 और x माइनस 1, और यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जरा 5वां का चौथा हम बताते हैं आपको, सेम टू सेम ऐसा है इसलिए बता रहा हूँ। चौथा है कि 2i³ प्लस y² माइनस 2i माइनस 1। इसमें देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन बच्चों है y²। तो यहाँ बचा कितना, 2i, और यहाँ बचा 1, क्योंकि y² कॉमन ले लिया। यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए, तो 2i प्लस 1 बचेगा। तो 2i प्लस 1, दोनों में सेम फैक्टर है, उसको कॉमन ले लिया, और दूसरे में बचा y² माइनस 1, 1 का स्क्वायर भी कर दीजिए, तो 2i प्लस 1। और यही चीज़ यहाँ पर a² माइनस b², एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, तो y प्लस 1 हो गया, दूसरे में y माइनस 1 हो गया। तो ये जो है आपका आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का हम सेकंड बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। बच्चों देखो, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोई कॉमन ना मिले, जैसे यहाँ अगर हम कोई कॉमन लेते हैं
तो सेम टू सेम उस ब्रैकेट में नहीं आएगा, मतलब इसका फैक्टर हम नहीं कर पाएंगे। तो तब हम याद करते हैं रिमाइंडर थ्योरम को, शेषफल प्रमेय को। बच्चों शेषफल प्रमेय ये बोलता है कि पहले आप कोई x की ऐसा वैल्यू रखिए जिससे कि 0 आ जाए, और इसके बाद उसको फैक्टर बनाइए, फैक्टर बनाने के बाद तब उसको सॉल्व करिए। चलते हैं, देखते हैं x की वैल्यू हम क्या रखें। x की वैल्यू +-1, +-2, +-3 ऐसे ही रखते हैं। तो पहले +-1 रख लेते हैं। चलिए इधर रफ करते हैं, तो +1 रखते हैं, तो 1 का क्यूब हो जाएगा -3 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा -9 × 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, -3 -9 -5, यहाँ देखिए 3 माइनस आ गया, तो 9 3 12, 3 12 5 17 -17, तो ये देखिए 0 नहीं आया, हमको लाना 0 है। तो अब रखते हैं क्या, अब प्लस तो 1 रख दिया, -1 रखते हैं, अब जहाँ मिल जाएगा वहीं रुक जाएंगे। तो चलिए -1 रखते हैं। तो जब -1 रखा तो क्या हो गया, -1 का क्यूब 3, -1 का स्क्वायर 9 × -1 -5, यहाँ क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, 3 × 1 = 3, और इसके बाद a माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा और -5। यहाँ देखिए 5 3 8 1 9, -9 + 9, ये कट गया, क्या आ गया, 0 आ गया। किस पर 0 आया, x बराबर -1 पर 0 आया, x बराबर -1 पर 0 आया। तो यहाँ लिखेंगे विच इज इम्प्लाइज x + 1, -1 को इधर लाइए, -1 को इधर लाइए, तो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। x - 1 क्या हो गया, x + 1 क्या हो गया, फैक्टर हो गया, विच इज इम्प्लाइज। यहाँ बच्चों समझने वाली बात है। अब देखिए जहाँ x³ है वहाँ हम लिखेंगे x + 1, और इसके बाद यह देखेंगे कि हम इसमें यहाँ क्या लिखें कि ऊपर x³ आ जाए, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे x², क्योंकि x² का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, एक में नहीं मल्टीप्लाई करना है। तो x² का x में किया तो x³ तो आया, फिर x² का x में भी किया, जब x में किया तो +x² आया। यहाँ -3x² है, यहाँ -3x² है, और मैंने क्या लिख दिया, +x² लिखा। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -4x², क्योंकि 4 में से 1 घटेगा तभी तो 3 आएगा, ऊपर मैच करना है। अब बाकी जो है वैसा लिख दीजिए, 9x - 5। अब देखिए यही काम अब अगले स्टेप में करेंगे हम, इस स्टेप में हो गया, अब अगले स्टेप में करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे x + 1, हम क्या लिखें कि 4x² आ जाए पहले में, तो यहाँ पहली बात तो 4 होगा और दूसरी बात x होगा, तो 4x का x में करेंगे तो -4x² आ जाएगा। लेकिन हमारी मजबूरी यह भी है कि इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, तो -4x लिखेंगे, और यहाँ माइनस है 9x है, -4x लिख चुके हैं, यहाँ मल्टीप्लाई मतलब -4x लिख चुका हूँ, बचा कितना, -5x, क्योंकि 9 है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, -5x -5। अब देखिए x² x + 1 -4x x + 1, और माइनस इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो क्या आया, x + 1, सब में x + 1 आ गया। अब हमको x + 1 कॉमन ले लेना है, बचा कितना, x² -4x -5। अब इसी का फैक्टर करना है, चलिए फैक्टर करते हैं। 5 का खंड करिए 4 आए, 5 × 9 5, 5 × 4, यहाँ देखिए 4 × 9 4, 5 × 9 5, 5 में से 1 गए 4, x² -5x + x -5, यह कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x -5 बचेगा, यहाँ कॉमन 1 है तो x -5 बचेगा। देखिए सेम ब्रैकेट में वही आ रहा है, तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि x² -5x और +x -5, इसमें कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा x + 1, और बड़े ब्रैकेट में x कॉमन लेंगे तो x -5, और इसमें 1 कॉमन है तो x -5, और बच्चों इसके लिए x + 1, और ये आया x -5 और x + 1, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से इसका फैक्टर हो गया। अब बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 तो बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 भी कुछ ऐसे ही आएगा, 3 भी कुछ ऐसे ही आएगा, और आपके लिए होमवर्क है, और इसको आप ज़रूर करिएगा।
और इस टाइप के क्वेश्चन और किताबों में ढूंढ कर करिएगा। और रिमाइंडर थ्योरम को बस ऐसे ही सॉल्व करना है। ये ध्यान में रखना है कि +-1 +-2 +-3 बारी बारी से रखना है, जिस पे 0 आ जाए वही उसका फैक्टर होगा, और इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो चलिए बच्चों, जो है यह चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है। और अगला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे वो क्या होगा कि और लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। और आप जो है इस कार्य से मत चूकिएगा। थैंक यू।